दोस्तों नमस्कार। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको अब और ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। दरअसल देश का मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को ज़्यादा ESG योजनाएं शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इस खबर को हम आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि ये ESG योजनाएं क्या होती है, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, इसके नफ़ा नुकसान क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो पहले खबर बता देते हैं। बाजार नियामक सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में म्यूचुअल फंड कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा ESG यानी एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, हिंदी में उसको पर्यावरण, सामाजिक और कॉरपोरेट प्रशासन कहते हैं, योजनाएं शुरू करने की अनुमति दी है। ESG योजनाओं की अब 5 नई कैटेगरी हैं। बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, सबसे अच्छी क्लास वाली और पॉजिटिव स्क्रीनिंग, इम्पैक्ट निवेश और टिकाऊ उद्देश्य। म्यूचुअल फंडों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा और कुछ नियमों का पालन करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि पहले म्यूचुअल फंड को केवल एक ESG योजनाएं लॉन्च करने की अनुमति थी, यानी एक म्यूचुअल फंड कंपनी एक ही ESG योजना लॉन्च कर सकती थी। लेकिन अब ज़्यादा ESG योजनाएं लॉन्च कर सकेंगी म्यूचुअल फंड कंपनियां सेबी के इस आदेश के बाद। अब कुछ ESG योजनाओं के 28 जुलाई तक 1 साल का रिटर्न जान लेते हैं। तो पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ ESG म्यूचुअल फंड। इसके रेगुलर स्कीम ने 1 साल में 10.84% का रिटर्न दिया है, जबकि डायरेक्ट स्कीम ने 12.41% का रिटर्न दिया है। एक्सिस ESG इक्विटी फंड, इसके रेगुलर स्कीम ने 1 साल में 11.49% का रिटर्न दिया है, जबकि डायरेक्ट फंड ने 12.96% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल ESG म्यूचुअल फंड, इसके रेगुलर स्कीम ने 1 साल में 19.75% का रिटर्न दिया है, जबकि डायरेक्ट स्कीम ने 21.30% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया ESG, इसके रेगुलर स्कीम ने साल भर में 11.18% का रिटर्न दिया है, जबकि डायरेक्ट ने 12.98% का रिटर्न दिया है। कोटक ESG अपॉर्चुनिटीज म्यूचुअल फंड, इसके रेगुलर स्कीम ने साल भर में 14.54% का रिटर्न दिया है, जबकि डायरेक्ट स्कीम ने 16.53% का। क्वेंट ESG इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसके रेगुलर स्कीम ने साल भर में 22.98% का रिटर्न दिया है, जबकि डायरेक्ट स्कीम ने 25.21% का। क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसके रेगुलर स्कीम ने साल भर में 15.94% का रिटर्न दिया है, जबकि डायरेक्ट ने 16.85% का। और SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, इसके रेगुलर स्कीम ने साल भर में 14.35% का रिटर्न दिया है, जबकि डायरेक्ट स्कीम ने 15.08% का रिटर्न दिया है। ये 28 जुलाई 2023 तक पिछले 1 साल का रिटर्न की बात है। तो देखा आपने, साल भर में ESG फंड 25% तक रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड में निवेश करना जोखिम भरा होता है, इसलिए आप वित्तीय सलाहकार या खुद से बेहतर रिसर्च करके ही किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। किसी भी ESG फंड में पैसा लगाने से पहले जान लेते हैं कि आखिर ESG फंड क्या होते हैं, इनमें निवेश करने के क्या नफा नुकसान है और क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। अब जानते हैं ESG फंड क्या होते हैं। ESG फंड में निवेश टिकाऊ निवेश के जैसा होता है, जिसमें आपका पैसा उन कंपनियों में निवेश किया जाता है जिनके पास व्यवसाय के लिए टिकाऊ और समग्र दृष्टिकोण होते हैं। आइए हम E, S और G कारकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। E मतलब एनवायरमेंट और हिंदी में उसको पर्यावरण कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कारक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ठोस अपशिष्ट निपटान प्रणाली और ऊर्जा और जल संरक्षण पर बहुत अधिक ध्यान देने के लिए कंपनी की प्रथाओं को ध्यान में रखते हैं। मूलतः हरित पर्यावरण पर एक मजबूत
फोकस रहता है इन कंपनियों का। तो ये तो रही बात ई की। अब हम बात करते हैं एस यानी सोशल, और हिंदी में उसको सामाजिक कहते हैं। तो यह कारक कंपनी के कर्मचारियों और समाज की भलाई पर केंद्रित है। एक एस अनुपालक कंपनी कर्मचारी कल्याण, लैंगिक समानता, वेतन समानता जैसे कारकों का ध्यान रखेगी और नियमित रूप से अन्य प्रासंगिक सामाजिक कारणों में योगदान देगी। तो ये तो रही बात ई और एस की। अब हम बात कर लेते हैं जी यानी गवर्नेंस यानी कॉरपोरेट प्रशासन। यह विनियामक, अनुपालन, शिकायत निवारण, प्रभावी विशल ब्लोअर, नीतियों, नैतिक आचरण और गलत कार्यों के खिलाफ मजबूत आंतरिक नियंत्रण पर जोर देता है। तो इस तरह से ई एस जी का मतलब आपने समझ लिया। तो ESG फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड की थीमेटिक यानी सेक्टोरल उप कैटेगरी में शामिल किया गया है। सेबी के नई पहल के बाद ESG योजनाएं अब अपने पैसे का कम से कम 65% उन कंपनियों में निवेश कर सकती हैं जो अपने पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं के बारे में बहुत पारदर्शी है। इन कंपनियों को अपनी ESG प्रैक्टिस का किसी तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट भी कराना होगा। बाकी 35% धन उन कंपनियों में निवेश किया जा सकता है जो अपनी ESG प्रैक्टिस के बारे में कम पारदर्शी है। यह पात्रता 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंडों को फंड के नाम पर अपने फंड की ESG रणनीति का स्पष्ट रूप से खुलासा करना होगा। इसका मतलब है कि निवेशक आसानी से देख पाएंगे कि कौन से ESG फंड सबसे पारदर्शी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। इससे निवेशकों को अपना पैसा कहाँ निवेश करना है इसके बारे में ज़्यादा जानकारीपूर्ण फैसला लेने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से सेबी ने ESG म्यूचुअल फंडों में निवेश करने के जो रास्ते हैं वो काफ़ी आसान बना दिया है अपने इस नई पहल से। सेबी ने साथ ही म्यूचुअल फंडों के लिए अपने ESG निवेश के बारे में ज़्यादा जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इसमें फंड में हर एक सुरक्षा की ESG रेटिंग के साथ साथ रेटिंग प्रदान करने वाली ESG रेटिंग एजेंसी का नाम भी शामिल है। इस डिस्क्लोजर का मकसद निवेशकों को इन फंडों के ESG जोखिमों और अवसरों के बारे में ज़्यादा जानकारी देना है। इसके अलावा सेबी ने यह भी साफ कर दिया है कि हर एक ESG फंड की एक अलग निवेश रणनीति और असेट आवंटन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर एक फंड का एक विशेष ESG थीम पर स्पष्ट फोकस होना चाहिए, जैसे कि बहिष्करण, एकीकरण, श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ, सकारात्मक स्क्रीनिंग, प्रभाव निवेश, टिकाऊ उद्देश्य या संक्रमण संबंधित निवेश। तो इस तरह से ESG म्यूचुअल फंडों में निवेश करने वालों को अब फैसला लेना आसान हो जाएगा कि किस ESG म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है सेबी की इस नई पहल के बाद। अब सवाल है कि ESG फंड में निवेश के क्या नफा नुकसान है, या फिर निवेशकों के लिए इस तरह के फंड के क्या मायने हैं, और क्या खुदरा यानी रिटेल निवेशकों को इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसकी बात हम कर लेते हैं। आपको बता दूं कि इस जानकारी को मैंने इंटरनेट पर उपलब्ध अलग अलग प्रामाणिक स्रोतों से आपके लिए जुटाए हैं, ताकि आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें और उसमें पैसा लगाने के बारे में बेहतर तरीके से फैसला ले सकें। तो वैल्यू रिसर्च के मुताबिक पहले से ही बहुत सारे थीमेटिक और सेक्टोरल फंड उपलब्ध हैं, इसलिए निवेशकों के लिए यह चुनना उलझाने वाला हो सकता है कि किस में निवेश किया जाए। वैल्यू रिसर्च ने साथ ही सलाह भी दी है कि आमतौर पर इन फंडों से बचना चाहिए क्योंकि ये जोखिम भरे और अस्थिर हो सकते हैं। उसने आगे कहा है कि अगर आप फिर भी इन फंडों में निवेश करने में रुचि रखते हैं तो लॉन्च होने वाली किसी भी नई योजना में निवेश करने से पहले इंतजार करें और उसका प्रदर्शन देखें। चॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प होना पहली बार में भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में निवेशकों के लिए एक अच्छी बात है। यह उन्हें उन तरीकों से निवेश करने के लिए अधिक विकल्प देता है जो पर्यावरण, समाज और कंपनियों को कैसे प्रबंधित किया जाना चाहिए इसके बारे में उनकी मान्यताओं से मेल खाते हैं। इक्रा एनालिटिक्स का मानना है कि यह नई पहल
म्यूचुअल फंड को ऐसे निवेश विकल्पों की पेशकश करने के लिए अधिक प्रोत्साहित करेगी जो पर्यावरण और समाज के लिए जिम्मेदार और अच्छे हैं। इसका मतलब है कि वो उन लोगों के लिए विकल्प प्रदान करेंगे जो महत्वपूर्ण चीज़ों की परवाह करने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। स्क्रिप्ट बॉक्स के अनुसार अपना पैसा निवेश करने वाले कुछ लोगों की इस बारे में विशिष्ट धारणा होती है कि कंपनियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ESG के लोकप्रिय होने से पहले भी कुछ निवेशक तंबाकू, शराब, हथियार और जुए जैसे कुछ उद्योगों में निवेश करने से बचते रहे थे। अन्य लोगों ने अपने निवेश को अपनी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित किया और ब्याज वसूलने वाली कंपनियों से परहेज किया। क्योंकि लोगों ने जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव के बारे में अधिक जान लिया है, वो उन कंपनियों का समर्थन करना चाहते हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छी हैं और उन कंपनियों से बचना चाहते हैं जो सही नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। जो नए नियम प्रस्तावित किए जा रहे हैं वो इन जरूरतों को समझते हैं और निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देते हैं जो उनकी मान्यताओं और मूल्यों से मेल खाती हैं। वाटरफील्ड एडवाइजर्स के मुताबिक कई ESG योजनाओं को अनुमति देने का सेबी का कदम खुदरा निवेशकों के लिए अस्थायी निवेश की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि ESG मैट्रिक्स की जटिलता को देखते हुए व्यापक अनुसंधान और डेटा टूल के साथ एक मजबूत परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना महत्वपूर्ण है जो निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद कर सके। विंट वेल्थ के अनुसार ESG भारतीय बाजारों में एक नया आइडिया है। थीमेटिक फंड केवल कुछ कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए यदि कोई ESG फंड में निवेश करता है तो वो कम कंपनियों में ज़्यादा पैसा लगाते हैं। इसे एकाग्रता जोखिम कहा जाता है। ESG जैसी थीम में निवेश करने में रोलर कोस्टर की सवारी की तरह ही उतार चढ़ाव आते हैं। कभी निवेश का मूल्य बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। खुदरा निवेशकों के लिए इन फंडों में निवेश शुरू करने और बंद करने का सबसे अच्छा समय जानना मुश्किल हो सकता है। यह बिल्कुल सही समय पर रोलर कोस्टर पर चढ़ने और उतरने की कोशिश करने जैसा है। विंट वेल्थ ने आगे कहा है कि जो खुदरा निवेशक नियमित निवेश करते हैं उनके लिए ESG जैसे इन विशिष्ट थीम आधारित फंडों में निवेश नहीं करना बेहतर है। यहाँ तक कि अगर वो वास्तव में उनमें निवेश करना चाहते हैं तो वो अपने कुल निवेश धन का 10% से अधिक इस प्रकार के फंड में नहीं डालें। यानी अगर आप ESG में निवेश करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी ले लें। अगर आप बिना जानकारी के निवेश करना चाहते हैं तो जितना आप पैसा निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में उसका 10% ही ESG म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ऐसा उनका कहना है। भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी गोल्ड टेलर की माने तो विषयगत फंड जैसे विशिष्ट फंड उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो अनुभवी और निर्णय लेने में तेज हैं। इन निवेशकों को पता होता है कि ताज़ा रुझानों के आधार पर ऐसी निवेशों में कब शामिल होना है और कब छोड़ना है। हालांकि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जो अपना पैसा लंबे समय तक रखना चाहते हैं, हम इन विशेष फंडों में निवेश करने का सुझाव नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये फंड अल्पकालिक रुझानों से प्रभावित हो सकते हैं जो दीर्घकालिक योजनाओं के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर आप ऐसे फंड में पैसा लगाकर और पैसा कमाना चाहते हैं जो पर्यावरण, सामाजिक और कॉरपोरेट प्रशासन जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों की परवाह करने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ESG फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी जोखिम भी भरा हुआ है, यानी नुकसान भी आपको हो सकता है। तो ऐसे फंड में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह ले लें, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।